नमस्कार, मैं हूं ऋषि और आप देख रहे हैं सिटीजन जर्नलिस्ट। आज सीजे में हम एक बार फिर उसी मसले से आपको रूबरू करवाएंगे जिसे हमने कुछ महीनों पहले आपको दिखाया था। मैं बात कर रहा हूं उत्तर प्रदेश के कुशीनगर इलाके की, जहां मौजूद भ्रष्टाचार की वजह से जन कल्याणकारी योजनाएं ठप पड़ गई हैं और लोग बेरोजगारी और भूख से बेहाल हैं। हमारे सिटीजन जर्नलिस्ट आरपीएल श्रीवास्तव की कोशिशें रंग लाईं और हाई कोर्ट ने इस मामले में सख्त आदेश पास किए, मगर नतीजा वही ढाक के 3 पार। पलटू के पास ज्यादा वक्त नहीं था। गंभीर बीमारी और भूखे पेट सरकारी तंत्र से लड़ते लड़ते वो बेदम हो चुका था। पलटू जैसे हजारों लोगों को उनका हक दिलाने के लिए 3 साल पहले जिस लड़ाई की शुरुआत मैंने की, वो घूसखोरी और मनमानी के आगे मंजिल तक नहीं पहुंच पा रही है। हालात ये हो गए कि सरकारी मदद के इंतजार में पलटू अपनी आखिरी सांसें गिनने को मजबूर हो गया। सरकार द्वारा चलाई जा रही समाज कल्याण योजनाएं गांव के गरीबों तक पहुंचते पहुंचते कैसे दम तोड़ती हैं, इसका जीता जागता उदाहरण है पलटू, जिसे मौत तो मिल गई लेकिन वृद्धा पेंशन नहीं। पलटू तो सिर्फ एक बानगी भर है, इलाके में न जाने कितने ऐसे पलटू दम तोड़ रहे हैं। सब चीज के परेशानियां बना, बुढ़वा पेंशन मिले ना, मुस्माती मिले ना, कुछ मिले। प्रधान जो 10-20 लाख रुपया उठा के फिर लूट फूट के खा रहा और गरीबन के कोनो बात के सुनवाई बात बुढ़ा पेंशन नहीं मिलेला, कान सुनाई बना खाली आंख लगल को बना खाली। मैं हूं सिटीजन जर्नलिस्ट रामप्यारे लाल श्रीवास्तव और कुछ महीने पहले इस कार्यक्रम के जरिए मैंने आपको बताया था कि उत्तर प्रदेश के कुशीनगर इलाके में प्रशासन की मदद से किस तरह नरेगा और दूसरी समाज कल्याण योजनाओं में बड़े स्तर पर धांधली और घोटाले हो रहे हैं। पूरा दारू पिया के सब लोग का मार हाजिरी 25 चढ़ गया लेकिन काम नहीं मिला। जॉब कार्ड पर 6 दिन काम किए हैं, 100 से ऊपर हाजिरी है। 4 दिन 5 दिन कार भइल बटे, ओकर बाद से हाजिरी चढ़ा कर 50-50 दिन के 60-60 दिन के पैसा उठा ललबा हमन के सब कारण कोनो नहीं के मिलल। ये है वो रजिस्टर जिसमें मिड डे मील से जुड़ी जानकारियां होनी चाहिए, लेकिन ये देखिए रजिस्टर पूरा खाली है और एक भी दिन का ब्यौरा इसमें दर्ज नहीं है। आइए अब मैं स्कूली बच्चों से पूछता हूँ कि क्या स्कूल में कभी खाना मिला? खाना बनता है? नहीं, 7 बजे आए नहीं, खाना नहीं मिलेला, पढ़े नहीं, 12 बजे घरे जाने। हैरान परेशान लोगों को जब इस घपले की जानकारी मिली तो उन्होंने जून जुलाई 2008 में जिलाधिकारी और कमिश्नर सहित दूसरे आला अफसरों को जानकारी दी, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई। इन सब धांधलियों के खिलाफ पिछले साल जुलाई में जिलाधिकारी समेत मुख्यमंत्री तक को शिकायत की गई, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं होने पर 22 अगस्त 2008 को इलाहाबाद हाईकोर्ट में 72 गांव वालों ने एक याचिका दाखिल की। आखिरकार जिलाधिकारी को कोर्ट के दबाव में एक जांच कमेटी बनानी पड़ी। जांच कमेटी ने अपनी शुरुआती रिपोर्ट में माना कि सरकारी योजनाओं में ग्राम प्रधान और दूसरे लोगों ने 12 लाख से भी ज्यादा का गबन किया है। इसके बाद ग्राम प्रधान और ग्राम पंचायत सचिव को नोटिस जारी किया गया। साथ ही दोनों के प्रशासनिक और वित्तीय अधिकारों पर रोक लगा दी गई है। लेकिन कोर्ट के इस आदेश के बाद ग्राम प्रधान के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय जिले के डीएम और डीपीआरओ ने न सिर्फ उसे पद पर बहाल कर दिया बल्कि 20 लाख रुपए का फंड भी दे दिया। सवाल यह है कि जांच में जब साबित हो चुका है कि ग्राम प्रधान सरकारी पैसे का गबन और चोरी का दोषी है, तो किस प्राविधान के तहत उसे बहाल कर दिया गया है? क्या यह खुलेआम कानून का मजाक नहीं है? प्रधान बहुत पैसा निकाल लिया है और सब काम फर्जी हो रहा है। अधिकारी और प्रधान सारे लोग मिला है और उसके बाद में हाई कोर्ट मुकदमा में चलता है तो उन पर प्रधान का डीएम साहब बहाली कर दिया। इस पूरे इलाके में हालात बदतर हैं। लोगों के पास रोजगार तो दूर, खाने को रोटी तक नहीं। अफसर बेफिक्र हैं, उन्हें लोगों की समस्याओं से कोई मतलब नहीं रह गया है। अफसरों की मिलीभगत से ही घूसखोरी को बढ़ावा मिल रहा है। ऐसे में भला इस पर रोक कैसे लगाई जा सकती है? कोर्ट की लताड़ का भी अब इन अफसरों पर कोई असर नहीं दिख रहा। वृद्धा पेंशन मिलेला? कुछ नहीं मिलेला, कुछ नहीं, आज लेकर पैसा नहीं पड़े। न वृद्धा पेंशन मिलल, न विधवा मिलल, न लड़की कुल के शादी में कोनो सहारा मिले।
हमारे माई मर गई, खैले भी ना, दवाई करौले भी ना, खाए के पैसा नहीं के मिलता, दवाई कहाँ से कराए? कोई सुनवाई नहीं होता है। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। डीएम की इस मनमानी पर हाईकोर्ट ने एक बार फिर इन्हें तलब किया। कोर्ट ने डीएम को फटकार लगाने के साथ ही जानना चाहा कि आखिर इलाके के निलंबित प्रधान को कैसे बहाल किया गया। कोर्ट से चेतावनी मिलने के बाद डीएम ने प्रधान को एक बार फिर निलंबित तो कर दिया, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि भूखे पेट और बेरोजगारी से जूझते इन लोगों की मदद के लिए जो सरकारी योजनाएं हैं, क्या वो जीते जी इन तक पहुंच पाएंगी? IBN 7 के लिए सिटीजन जर्नलिस्ट RPL श्रीवास्तव। हमारी अगली सिटीजन जर्नलिस्ट है एक नाबालिग लड़की। इस लड़की के अपने ही स्कूल के एक टीचर ने उससे छेड़खानी की, मगर ये लड़की खामोश नहीं बैठी, उसने अपनी लड़ाई लड़ने का फैसला किया। आइए देखते हैं कैसे लड़ी इस नाबालिग मगर बहादुर लड़की ने अपनी लड़ाई। मैं पूर्व माध्यमिक विद्यालय स्कूल में पढ़ती हूँ। जो वहाँ के जो गुरु जी थे ना, वो हमारी छात्राओं के साथ गंदा व्यवहार करते थे। 5 अप्रैल की सुबह जब हमारी क्लास चल रही थी, हमारे साइंस के टीचर कृष्ण अवतार त्यागी ने मुझसे पानी लाने को कहा। जब मैं पानी लेकर आई तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझसे बुरा व्यवहार करने लगे। कहते थे कि पानी में पिलाओगी क्या, अपने दूध पिलाओगी। बाद में मुझे पता चला कि और भी कई लड़कियां हैं जिनके साथ वो इस तरह की बदतमीजी कर चुके हैं। कई लड़कियों ने उनके डर से स्कूल आना ही छोड़ दिया। ये गंदी हरकत करते हैं जी, कमर पर हाथ फेरते हैं, कमरे में बंद करके कहते हैं कि दे दो। अन्नू कहते हैं इनको तो हमारे साथ रहकर वो रहकर तुम अपने सारे दिल की बात बता दे। हमने स्कूल के प्रिंसिपल से कई बार उनकी इन हरकतों की शिकायत की। प्रिंसिपल ने हमसे वादा किया कि वो कृष्ण अवतार के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, लेकिन लगातार शिकायतें करने के बावजूद कुछ नहीं हुआ। हम भी चाहते हैं हमारे बच्चे पढ़ें, कुछ बने, मगर जब स्कूलों में ऐसा होता है तो हम बच्चों को कहाँ पढ़ा पाएंगे। मुझे लगा कि हम जिंदगी में कभी कुछ नहीं कर पाएंगे अगर हमने आज इस नाइंसाफी के खिलाफ आवाज नहीं उठाई। इनके खिलाफ हमारी मैडम ने हमें एक कंप्लेन लिखवाई। हम थाने गए, वहाँ जाकर उन्होंने पुलिस वाले ने हमारी कंप्लेन लिखी और कहा कि ठीक है हम कार्रवाई करेंगे। तो उसे वो जो हमारे अध्यापक जो थे उन्हें फिर जेल में लेकर गया। स्कूल में टीचर ही आवे अपना लड़कियों को पढ़ावे, कोई सर भी आए तो कोई ऐसा नहीं होगा जो लड़की के साथ में, किसी बच्चे के साथ में भी कोई व्यवहार ऐसा नहीं। हमारे रिपोर्टर दिव्या शाह ने इस मामले में स्कूल प्रशासन से बात करने का फैसला किया। काफी दिनों से कंप्लेन आपको किया था? नहीं, हमें नहीं किया। मैं तो मैडम जी मेरे साथ आएंगे। इन्होंने मुझे एक दिन बताया, बोर्ड की ड्यूटी, मेरी उस दिन ड्यूटी नहीं थी, मैं 26 का आया, इन्होंने मुझे बताया। मैंने तुरंत ही जो है जिला अध्यक्ष को और ABS को सूचना दी थी। उन्होंने तुरंत ही अगले दिन 15 दिन कुछ नहीं हुआ था? 15 दिन नहीं, उससे पहले कुछ नहीं हुआ, उससे पहले कुछ नहीं हुआ, मेरी एब्सेंट में हुआ। आपको क्या कहना है ऐसी हरकतों के लिए? कैसे एक अध्यापक ने किया? हाँ, ये निंदनीय काम है, शोभा नहीं देता। IBN की टीम जब मुरादनगर पहुंची तो हमें पता चला कि आरोपी टीचर की बेल हो चुकी है और शिकायत करने वाली लड़कियों के माता-पिता उनकी सुरक्षा को लेकर परेशान हैं। इसलिए हमने इलाके के SP से बात करने का फैसला किया। I went to that area. These girls are like fearing. They are being warned. This man is out on bail, as you know. So, is the police doing anything for the protection of these girls? So far, nobody has approached me or anybody in this office. But certainly, we'll try and find out from our sources also and contact these people who are suffering because of this fellow, this teacher. In case anything of this sort is happening or is about to happen, we'll take stern action against those who are guilty. Maybe this teacher also, maybe his colleagues or friends, whosoever is. कम उम्र में हमारी सिटीजन जर्नलिस्ट ने जिस तरह लड़ने की हिम्मत दिखाई है, उससे दूसरी लड़कियों की जिंदगी में भी जरूर बदलाव आएगा। मुझे कोई डर नहीं, क्योंकि मैंने कुछ गलत नहीं किया है। मैं चाहती हूँ कि लड़कियों को भी पढ़ाया जाए ताकि वो भी दिलेर और हिम्मती बन सके। मैं सिटीजन जर्नलिस्ट बोल रही हूँ क्योंकि मैं बस यही चाहूँगी, क्योंकि हर लड़की, कोई भी लड़की जुल्म नहीं सहे, क्योंकि चाहे वो आपका अध्यापक ही क्यों ना हो,
क्योंकि कभी भी कोई लड़की ना जुल्म सहना नहीं चाहती। सिटीजन जर्नलिस्ट में फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे कि कैसे शारीरिक चुनौतियों का सामना कर रहे लोगों के साथ भारतीय एयरलाइंस करती हैं भेदभाव। अब आप ही बताइए कि जो व्यक्ति स्वयं ही सेरेब्रल पैलिसी नामक बीमारी से पीड़ित हो, किसी और के लिए खतरा कैसे बन सकता है? वेलकम बैक। आप देख रहे हैं सिटीजन जर्नलिस्ट। पानी के मुद्दे पर हमारी मुहिम जल है तो कल है के तहत हमने आपसे वीडियोस और फोटोग्राफ्स मंगवाए थे। आपने हमें बहुत से वीडियोस और फोटोग्राफ्स भेजे भी हैं। इन्हीं में से सबसे बेहतरीन वीडियो को हम दे रहे हैं एक पुरस्कार। ये वीडियो था सीजे समरगुप्त का, जिसके जरिए उन्होंने अलवर में हो रही पानी की बर्बादी और प्रशासन की लापरवाही का हाल बयां किया है। इस वीडियो के लिए सीजे समरगुप्त को हमारी ओर से मिलेगा एक लावा मोबाइल। अब वक्त है आपकी भेजी हुई कुछ तस्वीरें देखने का। आइए सबसे पहले देखते हैं लखनऊ के इंदिरा नगर इलाके से रिजवान की भेजी हुई ये तस्वीर। रिजवान पूछते हैं कि सरकारी स्कूल के पास ये कूड़ा घर आखिर क्यों बनाया गया। ये कूड़ेदान न सिर्फ स्कूल के दरवाजे पर गंदगी फैला रहा है, बल्कि ये बच्चों के स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है। अगली तस्वीर है एक बंद रेलवे फाटक से जबरन गुजरते हुए लोगों की। ये तस्वीर हमें भेजी है अविनाश ने गोरखपुर से। ये तस्वीर हमें दिखा रही है कि किस तरह से थोड़ा सा वक्त बचाने के लिए लोग अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। टूटी बदहाल सड़क की अगली तस्वीर हमें भेजी है सीजे किशोर कोठारी ने सूरत से। सूरत को राज्य के दूसरे शहरों से जोड़ने वाली इस सड़क की हालत इतनी खराब है कि यहाँ कई हादसे भी हो चुके हैं। अब हमारी अगली कहानी के जरिए सिटीजन जर्नलिस्ट शाहीन हमें ये बता रही हैं कि किस तरह से सेरेब्रल पॉलिसी से पीड़ित उनके भाई के साथ एक निजी एयरलाइंस ने भेदभाव किया। शाहीन इस मसले के खिलाफ आवाज उठा रही हैं। मेरा नाम शाहीन जाफरी है और मैं रिजवान की छोटी बहन हूँ। रिजवान 38 साल के हैं, लेकिन उनकी मानसिक क्षमता एक बच्चे की है। अपने जन्म के तीसरे दिन के उपरांत से ही वो सेरेब्रल पैलिसी नामक बीमारी से पीड़ित हैं। हमने कभी रिजवान को ये एहसास दिलाने की कोशिश नहीं की कि वो विकलांग है, लेकिन पिछले दिनों की एक घटना ने हमें चौंका दिया। 4 अप्रैल 2010 को हमने लखनऊ से मुंबई जाने के लिए इंडिगो की फ्लाइट 6341 का टिकट लिया, लेकिन हमें इस फ्लाइट में सफर करने से रोक दिया गया। मुझसे कहा गया कि मेरे भाई का व्यवहार दूसरे यात्रियों के लिए जानलेवा साबित हो सकता है और इसलिए हमें ये फ्लाइट छोड़नी पड़ी। हमने देखा कि भारत में एयरलाइंस विकलांगों के साथ किस तरह का व्यवहार करती हैं। उन्होंने रिजवान को व्हीलचेयर के ऊपर देखा, उनको पता नहीं क्या समझ में आया, उन्होंने बोला कि हम इनको बोर्डिंग पास नहीं देंगे। शाहीन ने उनको एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि हम 2 बार ऑलरेडी इस पैसेंजर को आप ही के इंडिगो एयरलाइंस से ही ले जा चुके हैं। हमने इंडिगो एयरलाइंस के कर्मचारी और अधिकारी को रिजवान के मेडिकल सर्टिफिकेट्स भी दिखाए, लेकिन इसके बाद भी उन्होंने उन्हें एयरलाइंस पे चढ़ने नहीं दिया। अब आप ही बताइए कि जो व्यक्ति स्वयं ही सेरेब्रल पैलिसी नामक बीमारी से पीड़ित हो, किसी और के लिए खतरा कैसे बन सकता है। ये पहली बार नहीं कि हम उसके साथ फ्लाइट में सफर कर रहे थे, लेकिन हमें इस तरह कभी नहीं रोका गया। आखिरकार हमने फ्लाइट छोड़ दी और घर लौट आए। क्योंकि रिजवान आप और मेरी तरह नहीं है, तो क्या उन्हें एयरलाइंस में यात्रा करने का अधिकार नहीं है? हम चाहते हैं कि इंडिगो एयरलाइंस अपने इसी अमान्य व्यवहार का उत्तर दे, और इसी संबंध में हमने उनसे ये जानने की कोशिश करी कि उन्होंने डीजीसीए गाइडलाइंस का उल्लंघन क्यों करा। हमने इस मामले में इंडिगो एयरलाइंस के अधिकारियों से मिलने की कोशिश करी, लेकिन उन्होंने मिलने से इनकार कर दिया। इंडिगो एयरलाइंस अपनी जवाबदेही से नहीं बच सकती और उन्हें माफी मांगनी चाहिए। आज ये समस्या हमारे साथ हुई है, कल किसी और के साथ भी हो सकती है। सिटीजन जर्नलिस्ट शाहीन जाफरी, लखनऊ, IBN 7। अगर आप व्यवस्था के खिलाफ कोई संघर्ष कर रहे हैं या फिर आपका कोई भी ऐसा मुद्दा है जिसे आप लोगों के सामने लाना चाहते हैं, तो इसके लिए आप हमें मेल कर सकते हैं। अपना खींचा हुआ कोई फोटोग्राफ या वीडियो हमें भेज सकते हैं IBNKhabar.com पर। फोन भी कर सकते हैं 9871096692 पर। अगले हफ्ते आप ही के संघर्ष की नई कहानियों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए विदा।